नमस्कार। आज हम सूखा यानी ड्रॉट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी आपदा है जो आप कह सकते हैं धीरे धीरे आती है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें भारत में सूखे की क्या स्थिति है, क्यों होता है, क्या असर पड़ता है और हम उससे कैसे निपटते हैं, ये सब है। और साथ ही केप टाउन कैलिफोर्निया जैसे दुनिया के कुछ और उदाहरण भी हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर इस पूरे मुद्दे को, जो काफी जटिल है, उसे थोड़ा साफ तौर पर समझें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि सूखा सिर्फ मतलब बारिश कम हो गई, बस उतना नहीं है। ये पानी की कमी से कहीं आगे की बात है। इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कई पहलू हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए सूखे की इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं सूखा, तो इसका असल मतलब क्या है, क्योंकि जैसा आपने कहा ये सिर्फ कम बारिश होना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूखा मतलब पानी की एक लंबी खिंची हुई कमी। आप सोचिए, हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक पानी जरूरत से काफी कम रहता है। अच्छा। और इसका सीधा असर देखिए खेती पर पड़ता है। लोगों की रोजी रोटी जा सकती है, हमारी जमीन, जंगल वो बंजर हो सकते हैं, और यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बाप रे। तो इसे ठीक से समझने के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसे तीन आप कह सकते हैं मुख्य कैटेगरीज में बांटते हैं। अच्छा, वो कौन सी 3 कैटेगरीज है, जरा बताएंगे? हाँ, पहला है मौसम संबंधी सूखा, मतलब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। ये सबसे सीधा वाला है। जब किसी इलाके में एक तय समय के लिए सामान्य से काफी कम बारिश होती है। जैसे मौसम विभाग बताता ना कि इस मॉनसून में 30% कम बारिश हुई, ये बस वही है, आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, मतलब बारिश के नंबर्स का खेल। और दूसरा? दूसरा है जल विज्ञान संबंधी सूखा या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब यहाँ असर जमीन पर दिखने लगता है। नदियां हैं, उनका पानी कम होने लगता है, तालाब, झीलें सूखने लगती हैं। और सबसे चिंता की बात, जमीन के नीचे का पानी, मतलब हमारा ग्राउंड वाटर लेवल, वो गिरने लगता है। ओ। और इसका असर फिर पीने के पानी पर, इंडस्ट्रीज पर, सिंचाई पर, सब पर सीधे सीधे पड़ता है। और तीसरा वाला फिर खेती से जुड़ा होगा शायद। हाँ, सही पकड़ा आपने। तीसरा है कृषि सूखा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। इसमें क्या होता है, मिट्टी में इतनी नमी ही नहीं बचती कि फसलें ठीक से उग पाएं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह कि कई बार बारिश मतलब सामान्य से थोड़ी ही कम होती है, लेकिन मिट्टी जल्दी सूख जाती है और फसलें मुरझाने लगती हैं। अरे। और हाँ, एक और बात है इसमें, कुछ फसलें जैसे तिल है, वो सूखे जैसी स्थिति में भी ठीक ठाक बल्कि कभी कभी बेहतर भी उग सकती हैं। ये दिखाता है कि कृषि सूखा भी कितना पेचीदा मामला है। वाकई, ये सोचना कि कुछ फसलें सूखे में बेहतर कर सकती हैं, ये तो मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है। इससे जुड़े कुछ और शब्द भी हैं शायद, जिनका जिक्र है हमारे स्रोतों में। हाँ हाँ, कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं। जैसे एक है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। हाँ, सुना है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें अच्छी खासी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान जैसी बनती जाती है। ओह। फिर है संघनन नाभिक, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के या नमक के। इनके चारों तरफ ही पानी की बूंदें जमा होती हैं और फिर बादल बनते हैं। अच्छा, ये बारिश बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और एक और शब्द है चारागाह, यानी रेंजलैंड्स। वो कुदरती घास के मैदान जहां जानवर चरते हैं। सूखे में ये सबसे पहले प्रभावित होते हैं, चारा खत्म हो जाता है। ये परिभाषाएं समझने से तस्वीर और साफ हो रही है। अच्छा, अब भारत पर आते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि भारत सूखे को लेकर मतलब विशेष रूप से संवेदनशील है, वल्नरेबल है। जी, ऐसा क्यों है? देखिए, भारत की कहानी काफी हद तक मानसून पर टिकी है। हमारी खेती, हमारी पानी की जरूरतें, ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाँ, वो तो है। वही मानसून है जो साल भर की ज्यादातर बारिश लाता है। अब अगर मानसून कमजोर हो गया, देर से आया या जल्दी चला गया, तो बस सूखे का खतरा मंडराने लगता है। और कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित होते हैं? देश के करीब 13 राज्य ऐसे हैं जो सूखा प्रवण माने जाते हैं। खासकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जो शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके हैं, वो अक्सर इसकी चपेट में आते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब। तो जब मानसून धोखा दे जाता है, तो जमीन पर क्या होता है? लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए इसके मायने क्या होते हैं? असर कहाँ-कहाँ दिखता है? असर तो आप समझिए चौतरफा होता है। सबसे पहले तो कृषि की कमर टूट जाती है। धान, दालें, मोटे अनाज, जो हमारी मुख्य फसलें हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। इसका सीधा असर आजीविका पर, किसानों की, खेतीहर मजदूरों की आमदनी खत्म, पशुओं के लिए चारा नहीं बचता,
उनकी सेहत गिरती है, दूध उत्पादन कम हो जाता है। जी। नतीजा, लोगों को मजबूरन गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जिसे हम पलायन कहते हैं। इससे शहरों पर दबाव बढ़ता है और गांव में जो सामाजिक ताना बाना है वो बिखरता है। और खाने पीने की दिक्कतें भी तो होती होंगी। बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ती है, खाद्य असुरक्षा यानी खाने की कमी का खतरा बढ़ जाता है। और पर्यावरण पर क्या असर होता है, मतलब जमीन, पानी? पर्यावरण पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। मिट्टी सूखकर हवा में उड़ने लगती है, उसे मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। जमीन की उपजाऊ परत खत्म होने लगती है। भूजल स्तर जो पहले ही नीचे जा रहा होता है वो और नीचे चला जाता है। पानी का संकट और गहरा हो जाता है, चारागाह सूख जाते हैं। और इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है, आपने जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, जब पानी कम होता है तो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अच्छा। हमारे स्रोतों में कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो लंबा विवाद चला आ रहा है उसका उदाहरण दिया गया है। ये दिखाता है कि पानी कितना संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। ये तो वाकई एक गंभीर और मतलब कई परतों वाली चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इससे निपटता कैसे है? क्या हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई व्यवस्था है इसके लिए? हाँ, अच्छी बात यह है कि भारत ने काफी विस्तृत, आप कह सकते हैं मल्टी लेवल सूखा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। अच्छा। इसमें नेशनल लेवल पर एजेंसियां हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ). फिर हर राज्य का अपना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) होता है और नीचे जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) काम करते हैं। और जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पर गैर सरकारी संगठन एनजीओज की भूमिका बहुत अहम है। वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। इतनी सारी एजेंसियां, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब सूखे से पहले क्या होता है, सूखे के दौरान क्या होता है और बाद में क्या कदम उठाए जाते हैं? हाँ, इसे कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम है सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करना। इसके लिए आईएमडी और कृषि मंत्रालय मिलकर पुराने बारिश के आंकड़े, मौसम के पैटर्न, इन सब का विश्लेषण करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप है निगरानी और पूर्व चेतावनी, मतलब मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग। इसमें आईएमडी, हमारा अंतरिक्ष विभाग जो सैटेलाइट से नजर रखता है, और राज्य सरकारें, ये सब लगातार बारिश पर, नदियों, तालाबों के जल स्तर पर, फसलों की स्थिति पर नजर रखते हैं। और अगर लगता है कि सूखा पड़ सकता है तो चेतावनी जारी करते हैं? बिल्कुल, समय रहते चेतावनी जारी की जाती है। और अगर मान लीजिए सूखा आ ही गया, तब क्या होता है? तब तीसरा स्टेप शुरू होता है, नुकसान का आकलन। राज्य सरकारें कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर सर्वे करती हैं, पता लगाती हैं कि भाई फसलों का कितना नुकसान हुआ है, कितने इलाके प्रभावित हैं। जाना, पशुओं के लिए चारा डिपो या चारा शिविर लगाना, और लोगों को तुरंत रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत काम शुरू करना, ताकि लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए। ये तो हो गई फौरी राहत की बात, लेकिन सूखा तो बार बार आ सकता है, तो क्या लंबे समय के समाधानों पर भी कुछ काम होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही है पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, सूखा रोधन यानी ड्राउट प्रूफिंग। ड्रॉट प्रूफिंग मतलब इलाके को सूखे से लड़ने लायक बनाना। बिल्कुल, भविष्य में सूखे का असर कम हो, इसके लिए तैयारी करना। इसमें कृषि मंत्रालय और एनजीओज मिलकर जलसंभर विकास यानी वाटरशेड डेवलपमेंट पर काम करते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है? इसमें छोटे छोटे चेक डैम बनाना, तालाब खोदना या गहरे करना, मेड़बंदी करना, पेड़ लगाना, मतलब पानी को रोकने और जमीन में सोखने के उपाय करना। समझ गई। इसके अलावा पुरानी योजनाएं भी हैं, जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मनरेगा या काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं भी सिर्फ तुरंत राहत नहीं देती, बल्कि इनके तहत अक्सर पानी सहेजने वाले ढांचे जैसे तालाब भी बनाए जाते हैं। तो मतलब एक तरफ पानी के टैंकर और मनरेगा जैसा तुरंत का इंतजाम, और दूसरी तरफ वाटरशेड डेवलपमेंट जैसी लंबी अवधि की योजनाएं। लगता है इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब हाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2015 से 2023 के बीच भारत में पड़े कुछ बड़े सूखों का जिक्र है। इनसे हमें क्या पता चलता है? जमीनी हकीकत क्या दिखती है? हाँ, ये केस स्टडीज काफी कुछ बताती हैं। जैसे 2015-16 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जो भयंकर सूखा पड़ा था। हाँ, वो तो बहुत खराब था। बहुत ज्यादा, 50% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी।
और बहुत दुखद है, लेकिन 1000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आई थीं। हे भगवान। पानी की किल्लत इतनी ज्यादा थी कि सरकार को पहली बार ट्रेनों से पानी भेजना पड़ा, वाटर ट्रेन्स चलानी पड़ी। ये दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर 2017 में दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में, कहते हैं 1400 साल का सबसे भयंकर सूखा था वो। चेन्नई में पानी का संकट। हाँ, चेन्नई शहर में पीने के पानी का ऐसा संकट आ गया था कि डे 0 की बात होने लगी थी। मतलब वो दिन जब नलों से पानी आना बंद हो जाएगा। ओह। तो क्या किया गया? तब राहत के लिए मनरेगा का रोजगार बढ़ाया गया और समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले विलवनीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने जैसे उपायों पर जोर दिया गया। वाटर ट्रेन और डे 0 ये शब्द ही सूखे की गंभीरता बता रहे हैं। और हाल के सालों में क्या पैटर्न देखा 2018-19 के बाद? 2018 में पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, वहां बारिश 30% तक कम हुई। भूजल स्तर गिरा, लोग पलायन करने लगे। यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को मुआवजा देने पर काफी फोकस रहा। बीमा। फिर 2019 में दोबारा मध्य भारत, खासकर महाराष्ट्र के वही इलाके, मराठवाड़ा और विदर्भ, वहां सूखे ने फिर दस्तक दी। इस बार जो प्रतिक्रिया हुई उसमें सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन और टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन जैसी पानी बचाने वाली तकनीकों पर और जल संभर प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अच्छा, मतलब तकनीक का इस्तेमाल। हाँ। फिर 2021-22 में मॉनसून थोड़ा अजीब रहा। कहीं बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा। जहां पानी की कमी हुई वहां बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की बात हुई। सोलर पंप लगाने पर जोर दिया गया और बारिश की डिजिटल मॉनिटरिंग भी शुरू हुई। और अभी हाल में 2023 में अल नीनो का भी असर रहा और मानसून भी अनियमित था। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर उत्तर में बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल तक कई राज्य प्रभावित हुए। तो इस बार क्या उपाय किए गए? यहां फिर से वही मिलाजुला अप्रोच दिखा। फसल बीमा, PMFBY, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा और पशुधन को बचाने के लिए योजनाएं लागू की गई। तो इन सारे उदाहरणों को देखकर एक ट्रेंड सा उभरता दिख रहा है ना। पहले शायद तात्कालिक राहत पर ज्यादा जोर था, जैसे पानी पहुंचाना, चारा देना। लेकिन अब धीरे धीरे बीमा, पानी बचाने की तकनीकें और जलवायु के हिसाब से सही फसलें, इन पर भी ध्यान बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तात्कालिक राहत के साथ साथ लॉन्ग टर्म समाधानों को भी साथ लेके चलें। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। अच्छा, सूखा सिर्फ भारत की ही कहानी तो नहीं है। हमारे स्रोत दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी उदाहरण देते हैं। जरा उन पर भी बात करें। वैश्विक स्तर पर क्या तस्वीर दिखती है? हाँ, बिल्कुल। और ये ग्लोबल उदाहरण हमें बताते हैं कि ये एक साझा चुनौती है, हम अकेले नहीं हैं। जैसे केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका का मामला लें, 2017-18 का। वहां भी डे 0 का खतरा मंडरा रहा था। हाँ, मैंने सुना था। लेकिन वहां डे 0 आया नहीं है ना? नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां सरकार ने सख्त नियम तो बनाए ही, साथ में आम लोगों ने, पूरी कम्युनिटी ने जिस तरह से पानी बचाने की मुहिम चलाई वो कमाल था। ये दिखाता है कि कम्युनिटी की भागीदारी कितनी ताकतवर हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में 2017 से 2020 तक लंबा सूखा चला, साथ में भयानक गर्मी की लहरें। नतीजा, वहां के जंगलों में विनाशकारी आग लगी, बुश फायर्स। हाँ, वो खबरें देखी थी। इसने सूखे और क्लाइमेट चेंज के बीच जो सीधा कनेक्शन है उसे पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। और अफ्रीका और अमेरिका से भी हाल के उदाहरण है शायद। हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब सोमालिया, इथियोपिया, केन्या वाला इलाका। वहां 2020 से 30 तक लगातार कई बारिश के मौसम फेल हो गए। तो नतीजा करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग आज भुखमरी और गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सूखा कितना बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर सकता है। ये तो बहुत भयावह है। और उधर कैलिफोर्निया, अमेरिका में 2020-22 के दौरान दशकों का सबसे लंबा और गहरा सूखा पड़ा, जिसे वो मेगा ड्रॉट कह रहे हैं। मेगा ड्रॉट। हाँ, भूजल इतना नीचे चला गया कि कई जगह जमीन धंसने लगी और जंगलों की आग ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने उन्हें पानी के इस्तेमाल पर लंबी अवधि की, मतलब सस्टेनेबल प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया है। तो इन सारे ग्लोबल मामलों को देखकर क्या लगता है? क्या कोई कॉमन थीम है, कोई समान सूत्र है इनमें? हाँ, कई बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि सूखा अब ज्यादातर जगहों पर क्लाइमेट चेंज से जुड़कर और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है।
बिल्कुल। ये अब सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं रही। हम्म। दूसरी बात, पानी का मैनेजमेंट, चाहे वो सख्त नियम हो, पानी बचाने की नई तकनीक हो या फिर कम्युनिटी का मिलकर प्रयास करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तीसरी बात ये कि हर देश, हर इलाका अपनी तरह से जूझ रहा है, लेकिन एक दूसरे के अनुभवों से, सफलताओं और असफलताओं से सीखने की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने सूखे के प्रकार समझे, भारत और दुनिया पर इसका असर देखा और इससे निपटने के तरीकों, मैनेजमेंट सिस्टम पर भी बात की। हाँ, तो सार यही निकलता है कि सूखा एक बहुत ही पेचीदा, धीरे धीरे आने वाली आपदा है। जी। और ये सिर्फ मौसम का खेल नहीं है। इसमें मानवीय गतिविधियां, जैसे हम जमीन के नीचे का पानी बेतहाशा निकाल रहे हैं, जिस तरह की ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें हम उगा रहे हैं, ये सब मिलकर इसे और बिगाड़ रही हैं। इससे निपटने के लिए हमें एक दोहरी रणनीति चाहिए। एक तरफ फौरी राहत के उपाय, ताकि जो लोग मुश्किल में हैं उन्हें तुरंत मदद मिले, और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा जरूरी दूरगामी और स्थायी समाधान। और ये दूरगामी समाधान किस तरह के हो सकते हैं? क्या मुख्य चीजें हैं इनमें? देखिए, इसमें पानी का टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। मतलब पानी को बचाना, पानी की बर्बादी रोकना। जैसे जल संभर विकास कार्यक्रम, बारिश के पानी का संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सबसे जरूरी अपनी खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाना। खेती में बदलाव मतलब ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगता हो, जैसे हमारे मोटे अनाज, मिलेट्स, और सिंचाई के लिए ज्यादा कुशल तकनीकें अपनाना, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह। साथ ही क्लाइमेट चेंज के जो असर हो रहे हैं उन्हें झेलने लायक बनने के लिए हमें अनुकूलन यानी अडेप्टेशन पर काम करना होगा। इस पूरी बातचीत से कुछ बड़े सबक भी मिलते हैं ना, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, निश्चित तौर पर। पहला सबक है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम की अहमियत। अगर हमें पहले से और ज्यादा सटीकता से पता चल जाए कि सूखा पड़ने वाला है, तो हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं, नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सही है। दूसरा, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की जरूरत, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब पानी को एक सीमित, कीमती संसाधन मानकर पूरे नदी बेसिन या वाटरशेड के स्तर पर उसकी प्लानिंग करना, टुकड़ों में नहीं सोचना। तीसरा, समुदाय की भागीदारी और एनजीओज का योगदान। स्थानीय लोग और जो संगठन जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वो बदलाव लाने और लोगों को ज्यादा लचीला, रेजिलिएंट बनाने में बहुत कारगर हो सकते हैं। हमने केप टाउन का उदाहरण देखा। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना। हाँ, चौथा और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सबक है दीर्घकालिक अनुकूलन, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। हमें ऐसी फसलें चाहिए जो जलवायु परिवर्तन और सूखे की मार झेल सकें। हमें पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा, और खासकर ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा आजीविका के दूसरे विकल्प भी तैयार करने होंगे, ताकि लोगों की निर्भरता सिर्फ खेती पर ना रहे। ये कदम हमें भविष्य के सूखे के खतरे से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो ये थी सूखे की इस जटिल चुनौती पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि ये कैसे हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है और इससे निपटने के लिए किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। हाँ, और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा, जो हमारी चर्चा और स्रोतों से ही निकला है। हमने देखा कि सूखा प्रबंधन में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है, चाहे वो डिजिटल वर्षा की निगरानी हो, सैटेलाइट इमेजरी हो या बेहतर फसल बीमा मॉडल्स हों। जरा सोचिए, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और बेहतर मौसम के पूर्वानुमान मॉडल या पानी बचाने की शायद आज हम सोच भी नहीं सकते वैसी नई तकनीकें, ये सब मिलकर सूखे की भविष्यवाणी और उसके प्रबंधन को किस हद तक बदल सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और एक और सवाल, क्या व्यक्तिगत स्तर पर हम सब मिलकर पानी बचाने की एक बड़ी सामूहिक मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं? शायद इन सवालों के जवाब ही हमें इस बड़ी चुनौती से निपटने के नए और बेहतर रास्ते दिखाएं।